एनडीए का विकल्प तैयार करने के लिए खैर कांग्रेसियों का नया दाव। दिल्ली में कल शरद पवार के घर पर बैठक। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा मीटिंग में टीएमसी आम आदमी पार्टी रहेंगी मौजूद। 15 दिन में दूसरी बार शरद पवार से मिले प्रशांत किशोर, 11 जून को भी मिले थे। महाराष्ट्र का अगला सीएम कांग्रेस का होगा। पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर शिवसेना का पलटवार। लिखा अपने पैरों तले जमीन देख लें। सामना में लिखा इस समय स्वबल का जिक्र करने वालों को जनता चप्पल से पीटेगी। महाराष्ट्र में संभल रही है स्थिति। 24 घंटे में 6,290 केस, 94 की मौत। महाराष्ट्र में एक्टिव केस करीब 1.25 लाख। रिकवरी रेट 95.8%। महाराष्ट्र में कल से 18 से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए सरकारी कैंपों में होगा वैक्सीनेशन। मुंबई में आम लोगों के लिए लोकल चलाने के सवाल पर बोले विजय वडेट्टीवार। मुंबई में जब तक कोरोना खत्म नहीं होगा लोकल नहीं चलेगी। मुंबई की हीरानंदानी सोसाइटी के लोगों को वैक्सीन के नाम पर ठगे जाने के मामले में पुलिस ने डॉक्टर मनीष त्रिपाठी को गिरफ्तार किया। मुंबई के लोकल ट्रेन में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग दिवस पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ जल योग। ठाणे में पानी में डूबकर 2 बच्चों की मौत। तालाब में नहाने गए थे मासूम। नागपुर में दिल दहला देने वाला हादसा। एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव बरामद। ठाणे में वाहनों के साइलेंसर की आवाज बढ़ाने के लिए मॉडिफिकेशन करने वाले वाहनों पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। महाराष्ट्र के बारामती में सर्विस रास्ता बनाने की मांग को लेकर किसानों ने हाईवे ठप किया। गुजरात के पाटन में बारिश के बीच गिरा मकान। प्राइवेट होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। 223 अंक उछलकर 5,574 पर सेंसेक्स बंद। निफ्टी 63 अंक की मजबूती के साथ 15,746 पर बंद। भारतीय शेयर बाजार में पहली बार $609 अरब का निवेश। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के नियमों में दी बेरोजगारों को रियायत। कोरोना में बैंकों की जगह घर में कैश रख रहे लोग एफडी नहीं कर रहे। रोजगार के मोर्चे पर राहत की खबर। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अप्रैल में मिली बम्पर नौकरियां। योग डे पर फिल्मी हस्तियां भी दिखी एक्टिव। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग हुई शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। राजनीतिक गलियारों में खूब अटकलें हैं कि महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार के दल अलग अलग कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। पर शिवसेना ने आज इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सरकार 5 साल पूरे करेगी। हालांकि शिवसेना इस समय कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण से काफी नाराज है, जिन्होंने कहा है कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। उधर शरद पवार 2024 के लिए खैर कांग्रेसी विपक्ष को साथ लाने के लिए दिल्ली में बिसात बिछाने में जुट चुके हैं। कल उनके घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में पिछले कुछ दिनों से खलबली मची हुई है, जिस पर आज शिवसेना सांसद संजय राउत ने सफाई दी और कहा कि तीनों दलों की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना में दरार डालने की कोशिश कामयाब नहीं होंगी। डेफिनेटली मुख्यमंत्री के साथ हम सब लोग खड़े हैं। महाविकास आघाड़ी में जो 3 प्रमुख दल शामिल है, कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना तो है, हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये सरकार चलाने की कमिटमेंट 5 साल की है। चाहे कि बाहर के लोग जो है, जो सरकार बनाना चाहते हैं, जिनकी सत्ता चली जाने से बहुत ही उनको पेट में दर्द है, वो लोग चाहे कितने भी कोशिश करें, लेकिन ये सरकार 5 साल चलेगी। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में दरार डालने की कितनी भी कोशिश हो, कामयाब नहीं होगी। संजय राउत का बयान महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले के
कांग्रेस पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के बयान के बाद आया। गौरतलब ये भी है कि हाल ही में शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर बीजेपी के साथ सुलह करने की अपील की थी, इससे पहले कि रिश्ते ज्यादा खराब हो जाए। सरनाईक ने लिखा था कि कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना को बांटकर कमजोर कर रही हैं। प्रताप सरनाईक मनी लॉन्ड्रिंग के केस को लेकर ईडी की जांच के दायरे में है। सरनाईक ने ये भी लिखा था कि बीजेपी से सुलह कर लेने से उनके जैसे शिवसेना नेताओं को केंद्रीय जांच एजेंसियों से राहत मिल जाएगी। इस पर भी संजय राउत का जवाब आया। देखो, ऐसी प्रेशर टैक्टिक्स तो लोग करते हैं। सेंट्रल में जिसके पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इनके पास होते हैं, तो इस प्रकार से अगर कोई प्रेशर टैक्टिक्स करते हैं तो भी महाराष्ट्र में उसका कोई फायदा नहीं होगा और नहीं हो रहा है। अब जो आपको सामने दिख रहा है ये फ्रस्ट्रेशन है सामने वालों का। शनिवार को शिवसेना का 55वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग अकेले लड़ने की बात करते हैं, जनता उन्हें चप्पल मारेगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व और मराठी का मुद्दा शिवसेना की प्राथमिकता होगा। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को संदेश देने की कोशिश की। हे जे काय वातावरण आहे की माझं काय होणार या एका चिंतेने देशातील सर्व नागरिक अस्वस्थ आहेत, चिंतामग्न आहेत आणि त्यांची अस्वस्थता आपण लक्षात न घेता केवळ सोबळाचा नारा दिला, एका हाती सत्ता आणू, लोक जोड्याने आणतील, लोक म्हणतील की तुझी सत्ता आणि सोबळ ठेव, तुझ्याकडे पहिलं मला भाकरी कशी देणार ते सांग। आज कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा कि अगला सीएम कांग्रेस का ही होगा। कांग्रेस पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने का बयान देने वाले नाना पटोले ने ये भी कहा था कि अगर पार्टी हाईकमान चाहेगा तो वो सीएम पद का चेहरा बनने को भी तैयार हैं। जो उद्धव जी ने कल अपना शिवसेना के स्टाइल में उनके वर्धापन दिन के उपलक्ष्य में कहा है, तो शिवसेना भी खुद के भरोसे लड़ने की बात करती है, बीजेपी भी खुद के भरोसे लड़ने की बात करती है, कांग्रेस भी करने की। वो किसको बोल रहे थे इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए उसके ऊपर वक्तव्य करने की कोई जरूरत नहीं। बीजेपी और शिवसेना के साथ आने की चर्चा दिल्ली में सीएम ठाकरे की पीएम मोदी से मीटिंग के बाद शुरू हुई थी। इससे पहले ठाकरे ने महाराष्ट्र को समुचित दवाएं और ऑक्सीजन भेजने के लिए भी पीएम मोदी की तारीफ की थी। उधर दिल्ली में एनसीपी मुखिया शरद पवार अपनी पावर दिखा रहे हैं। शरद पवार ने अपने निवास स्थान पर आज चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की। इससे पहले मुंबई में पवार प्रशांत से 12 जून को मिले थे। इस मुलाकात के बाद ऐलान हुआ कि दिल्ली में कल होने वाली एनसीपी की नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद एक और मीटिंग होगी जिसमें विपक्ष के नेता शामिल होंगे। जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता शामिल होंगे, आरजेडी के नेता शामिल होंगे, तृणमूल के नेता शामिल होंगे, हमारे नेता शामिल रहेंगे। और ये बैठक में आगामी जो लोकसभा का अधिवेशन होगा उसके मुद्दों पे चर्चा होगी, देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर चर्चा होगी और सभी दलों को एकजुट करने के लिए किस दिशा में काम किया जाए उसकी प्राथमिक चर्चा होगी और धीरे धीरे सभी दलों को एकजुट करने का काम आगे बढ़ेगा। जिस तरह से पवार साहब ने कहा था कि हम विपक्ष की एकता और उन्हें एकजुट करने के लिए काम करेंगे, उसी दिशा में कल से बैठक की शुरुआत हो रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी इस मीटिंग में नहीं आ रही, इसलिए माना जा रहा है कि ये विपक्षी एकता गैर कांग्रेसी है। सबकी निगाहें कल इस मीटिंग में इस सवाल के साथ होंगी कि क्या पवार देश को एक कांग्रेस मुक्त विपक्ष दे पाएंगे जिसमें 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार को कड़ी चुनौती देने का मादा हो। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में अब सरकारी सेंटर्स पर भी 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक और राहत की खबर यह है कि महाराष्ट्र में आज कोरोना के करीब 6,500 केस सामने आए। ये काफी कम आंकड़ा है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले फैसला किया था कि सरकारी सेंटरों पर केवल 30 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगेगी, मगर देर शाम स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान आया कि महाराष्ट्र में 18 से ऊपर की उम्र वाले लोगों को भी सरकारी सेंटरों पर वैक्सीन लग सकेगी। उन्हें निजी अस्पतालों के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। मुंबई में 18 से 44 साल की आयु के करीब 59 लाख लोग हैं, जिनमें से 10 लाख से ज्यादा को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। महाराष्ट्र सरकार को वैक्सीनेशन बहुत ही एग्रेसिवली करना है, जबकि आज तक हम एज ग्रुप 30
टू 44 और 30 ऑनवर्ड्स हम वैक्सीनेशन कर रहे थे, लेकिन वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए हम आज यह भी निर्णय लिया है कि 18 साल के ऊपर के सभी महाराष्ट्र के रेसिडेंट्स को हम वैक्सीनेट करना चाहेंगे। वैक्सीन ही नहीं मिल रहा था, कब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, 2-3 महीने से। बीच में भी बंद हो गया वापस, तो आज हम लोग को मिला, इसके लिए जल्दी जल्दी भाग के आए। बच्चे लोग को भी घर पे रखा है, उन लोग का स्कूल्स भी है, और जैसे मिला वैसे फटाफट आ गए। महाराष्ट्र की कोविड टास्क फोर्स की सलाह है कि जब तक 70% लोगों को वैक्सीन न लग जाए, पूरी तरह अनलॉकिंग नहीं की जाए। महाराष्ट्र के जिलों में पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता को देखते हुए ही 5 स्तरों पर अनलॉकिंग हो रही है। इसलिए बीएमसी ने फैसला किया है कि कम पॉजिटिविटी रेट के बावजूद भी मुंबई में 27 जून तक तीसरे स्तर के प्रतिबंध जारी रहेंगे। उधर कांदिवली की हीरानंदानी सोसाइटी के लोगों के साथ वैक्सीन के नाम पर हुई ठगी को लेकर पुलिस को एक डॉक्टर की तलाश है। इस सोसाइटी के सदस्यों को कथित रूप से जो वैक्सीन दी गई थी वो डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने मुहैया कराई थी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर त्रिपाठी वैक्सीन को एक दूसरे आरोपी करीम अली को देता था, जिसे पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बीएमसी ने अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पूछा है कि ये वैक्सीन उन्होंने सबसे पहले किसको दी थी, जो डॉक्टर मनीष त्रिपाठी के पास से कांदिवली सोसाइटी तक पहुंची। मुझे लगता है अभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे हर वार्ड में भरारी पथक 2 हमने तय किए हैं, उनको काम पे लगा दिया है भरारी पथक को। और अभी लोग भी थोड़े से सावधानी से महानगर पालिका को बता के ही करेंगे, क्योंकि वो नहीं बताते और डुप्लीकेट कुछ गलत वैक्सीन हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर तो रहेगी और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। आरोपी डॉक्टर त्रिपाठी मुंबई में KECP नाम से एक इंस्टीट्यूट चलाता था और यहाँ से पढ़कर निकलने वाले छात्र जो वैक्सीनेशन सेंटरों पर काम पर लगे थे, उनकी मदद से घोटाला करता था। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर त्रिपाठी ने अपने पास पढ़ रहे और पास आउट स्टूडेंट्स का इस स्कैम में इस्तेमाल किया। अगर ये साबित हो जाता है कि सेम ही सेट ऑफ वाइल्स सभी वैक्सीनेशन कैंप में इस्तेमाल किया गया था, तो ये भी पता चल जाएगा कि जो बेनिफिशियरीज को दिया गया था वो वैक्सीन नहीं बल्कि कुछ और था। प्रशांत भट्ट के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। अब देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। अब वो दिन दूर नहीं जब हम वैक्सीनेशन पर दुनिया के हर रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, क्योंकि भारत ने आज से वैक्सीनेशन पर ऐसी सॉलिड शुरुआत की है जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। हमारे देश ने एक ही दिन में करीब 84 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी। ये बहुत बड़ी संख्या है। भारत ही नहीं, दुनिया में भी ये एक रिकॉर्ड है, क्योंकि चीन के अलावा ऐसा कोई देश नहीं जो इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन कर रहा हो और एक दिन में 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन किसी ने लगाई हो। लेकिन आज हमारे देश ने 80 लाख वैक्सीन एक ही दिन में लगा दी। चीन ने एक ही दिन में करीब 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। पीएम ने फ्री वैक्सीन पर जो ऐलान किया था वो पहले दिन ही अप्लाई हुआ तो सब रिकॉर्ड टूट गए। वैक्सीनेशन की ऐसी स्पीड देश ने पहले नहीं देखी थी। आज करीब 79 लाख लोगों को टीका लगाया गया, जो एक दिन में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में 43 लाख वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड था, जो 5 अप्रैल को बना था। लेकिन अप्रैल मई वाले हालात जून में बदल गए और इससे भी जब वैक्सीनेशन पॉलिसी बदली, जब राज्यों को सबके लिए फ्री वैक्सीन मिलनी शुरू हुई, जब वैक्सीन का संकट कुछ हद तक कम हुआ, जब बिना स्लॉट बुकिंग सबके लिए वॉक इन वैक्सीनेशन होने लगे, तो एक दिन में 79 लाख तक टीके लग रहे हैं, जो पहले 20 लाख 30 लाख प्रतिदिन तक सीमित थे।
दिल्ली में वैक्सीनेशन शुरू थी, लेकिन आज खास करके जब से सरकार ने वॉक इन वैक्सीनेशन भी अलाउ कर दिया है, राज्यों में भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं महिलाएं और पुरुष यहां पर वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। ज्यादातर लोगों के पास कोविन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए यहां पर कतारें आज लंबी दिखाई दे रही हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों तरफ से कोशिश हो रही है कि सबको वैक्सीन दी जाए और तीसरी लहर के आने से पहले जितनी जनसंख्या भारत में वैक्सीनेशन करवा सकती है, उनकी वैक्सीनेशन करवाना इस वक्त बहुत जरूरी है। और ये अहम एक तरीका वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाने का आज से हर राज्य सरकार में शुरू कर दिया गया है। यूपी में 21 जून के लिए टारगेट रखा गया था कि एक दिन में 6 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। इस टारगेट से भी करीब 50,000 ज्यादा टीके लगाए गए। ये वैक्सीनेशन पर बड़ी कामयाबी है। उत्तर प्रदेश में 21 जून से टीकाकरण के महाअभियान की शुरुआत हो गई है, जहां सरकार ने 6 लाख औसत के टारगेट के साथ में जून में 1 करोड़ का आंकड़ा पार करने की तैयारी की है। इसकी कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। तमाम उत्तर प्रदेश के 6,000 से ज्यादा केंद्रों में टीकाकरण चल रहा है। इसके साथ ही खास तौर पर छोटे छोटे क्लस्टर बना के ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण को बढ़ाने की कवायद है, जिसको लेकर के पूरी तरीके से काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा 45 वर्ष से ऊपर की आयु में ऑनलाइन के साथ साथ ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। वहीं 18 वर्ष में फिलहाल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही चल रहा है, लेकिन इसको बहुत जल्द ऑफलाइन यानी कि ऑन द स्पॉट भी किया जाएगा। इसके साथ ही खास तौर पर जोर दिया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले टीकाकरण को लेके, जिसको लेके सरकार ने खाका तैयार कर लिया है और इसकी कार्रवाई 17 जून से शुरू कर दी गई थी। वैक्सीनेशन के लिए यूपी का टारगेट और बड़ा है। 30 जून तक 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का प्लान है। फिर 1 जुलाई से हर दिन 10 से 12 लाख टीके लगाने की तैयारी है। जुलाई प्रथम सप्ताह से 10 लाख से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे हम लोग दिसंबर तक 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को पूरी तरह वैक्सीनेट करते हुए कोरोना महामारी का एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकें। वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश ने तो हर राज्य का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में मध्य प्रदेश में 14,71,000 से ज्यादा टीके लगे हैं। इंदौर में 2 लाख तो भोपाल में 1.25 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल में और ये करीब 7,000 टीकाकरण केंद्रों में से एक है। राजधानी भोपाल में ये टीकाकरण केंद्र है। पूरे मध्य प्रदेश में 7,000 केंद्र बनाए गए जहां पे आज लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक ही दिन में 10 लाख लोगों को, रिकॉर्ड संख्या होगी ये, जब एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है मध्य प्रदेश में इस महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत। और इसमें लोगों का जो है जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आप देखिए, एक महिला है जो यहाँ पहुंची हुई है, इन्हें कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। और शुरुआत में एक तरीके से देखा जाए तो जो लोगों में डर था, भ्रम था वैक्सीन को लेकर के, वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। सरकार अपने स्तर पर जन जागरूकता अभियान चला रही है बड़े पैमाने पर, और इसी में अगर आप देखें तो अब ये एक बड़ा केंद्र बनाया गया है टीकाकरण का। यानी एक दिन में जितने टीके अप्रैल मई में पूरे देश में लग रहे थे, उतने टीके अब एक राज्य में लग रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब चुनौती ये है कि इस स्पीड को बनाए रखा जाए, इसमें कोई कमी ना की जाए, गांवों तक वैक्सीनेशन को पहुंचाया जाए। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए और बचने के लिए संजीवनी है वैक्सीन, और ये वैक्सीन उपलब्ध कराई है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया, इसलिए हम ये अभियान अपने हाथ में ले पा रहे हैं कि सबको आज से 21 जून से 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। और वो डोजेज उपलब्ध करा रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा संकल्प है कि तीसरी लहर के पहले मैक्सिमम जनता को हम वैक्सीन लगा के सुरक्षित कर दें। वैक्सीन पर ग्रामीण इलाकों में जो हिचक है, उसे भी दूर करने के लिए जोर लगाया जाए, जिससे जल्द से जल्द सबके वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हो सके। आज तक ब्यूरो।